हाँ जी बेटा जी, तो पीजीबीपी की रिवीजन की बात करते हैं। आपको समझा दिया गया कि ये चैप्टर लाइफ लाइन है, इसको करना बहुत ज़रूरी है अगर पेपर को पार लगाना है। मतलब समझ रहे हैं, इंटर क्लियर करना है तो पीजीबीपी आपको करना चाहिए। तो भाई अब देखो, अब आईसीए के मॉड्यूल में जब आते हो, एक तो उन्होंने समरी एडजस्टमेंट शीट जिसे कई लोग कह देते हैं वो दे रखी है कि नेट प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दिया होगा। अब उसको बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करना है, तो ये खर्चे अगर उसमें आ गए हैं तो ये कर दो वो कर दो। ये सब बाद में यार, थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर पूरा एक एक लाइन पढ़ाओगे सर, फिर तो कभी पूरा ही नहीं होगा। मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, सबसे पहले जी यहाँ बिजनेस प्रोफेशन का मीनिंग दिया हो जिसमें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड में इंस्टीट्यूट ये कंक्लूड करेगा कि आप चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे प्रोफेशन कर रहे हो, इनकम यहीं पे ही टैक्स होनी है। वेदर द पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस और अ प्रोफेशन और वोकेशन, यहीं पे टैक्स लगना है। अब प्रॉफिट एंड गेन्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट कैन बी इन कैश और इन काइंड, इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको पास कुछ आपने अपनी सर्विसेज दी और उसके बदले में इन काइंड भी पेमेंट आ गई, जैसे आप एक स्टार बंदे हैं, ब्रांड इंडोर्स करते हैं और आपको इंडोर्समेंट फी आ गई इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। आपने कैश में मांगा था ब्रांड इंडोर्समेंट का 2 करोड़, पर उन्होंने 1.5 करोड़ कैश दिया, मतलब चेक दिया, 50 लाख के शेयर दिए, तो भाई इन काइंड भी आएगा तो भी बिजनेस की इनकम होगी। फिर अगला पॉइंट कहता है कि कैपिटल रिसीट्स आर जनरली नॉट टेकन इनटू अकाउंट। नॉर्मली कैपिटल रिसीट पे टैक्स नहीं लगेगा, फ्लैट टैक्सेशन उनकी नहीं होगी। एंड इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट तो कैपिटल गेन में चले जाना। पर वॉलंटरी पेमेंट्स या रिसीट्स की बात करता है, एआई का जमाना है, हर पॉइंट रिपीट कराना है। पेमेंट वॉलंटरी मेड बाय पर्सन हु आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग एट ऑल, ये भी आपकी इनकम मानी जाएगी। इफ दे वर रिसीव्ड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आपको किसी बंदे ने पैसे दिए जिसको आपको पैसे देने बनते नहीं थे, वॉलंटरली पे कर रहा है, पर वो दिए आपके इन कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ही है। जैसे अमाउंट पेड टू अ लॉयर, इंस्टीट्यूट एग्जांपल देता, बाय अ पर्सन हु वाज नॉट हिज क्लाइंट बट हु हैज बेनिफिटेड बाय द लॉयर प्रोफेशनल सर्विस टू अनदर वुड बी असेसेबल एज लॉयर इनकम। मतलब आप एक वकील साहब, आपने एक बहुत बड़ा केस लड़ा और जीता, उसके अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट आई, दूसरा कोई और बंदा जो उसी मुद्दे से परेशान था वो आपके पास आ गया, भाई साहब क्या वकालत किया आपने, अब ये जजमेंट हम भी अपने केस में यूज करेंगे और फेवरेबल वर्डिक्ट ले आएंगे, ये लीजिए मेरी तरफ से 50,000 रुपए। ये वॉलंटरली पे कर गया, पर दे के तेरे को तेरे प्रोफेशन की वजह से गया है। ये भी बिजनेस इनकम है। अब तू सोच, अगर इसको यूज करके वो एआई यूज करके पॉइंट बना दे तू, तो भाई अगर नहीं पढ़ा तो इधर उधर हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स वाली बातें ना करना। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन ऑफ गेन ऑफ ट्रेड, पैसे वो कहाँ लगा रहे हो, इमटेरियल है, पैसा टैक्स होगा। फिर वो कहता है जी हर बिजनेस की इनकम सेपरेटली कंप्यूट करनी है। देखिए, कंप्यूट सेपरेटली करनी है, बाद में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल्स लगेंगे, केड़ा आपस में सेट ऑफ हो सकता है केड़ा नहीं, वो सब देखा जाएगा। देन उसके बाद इलीगैलिटी वाला पॉइंट जरूर देखें। सर यहाँ ये समझाया होगा कि अगर आप कोई इलीगल बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ब्राइब्स ले रहे हैं और चीजें कर रहे हैं पुठी सीधी, मतलब समझ गए होंगे आप सारा। इलीगलिटी ऑफ बिजनेस प्रोफेशन डज नॉट एग्जम्प्ट इट फ्रॉम टैक्स, मतलब टैक्स तब भी लगेगा अगर आप इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद द टेंट ऑफ इलीगलिटी इन इनकम। कहते हैं इलीगलिटी का दाग भी चाहे इनकम पे लगाओ तब भी हम टैक्स लगा देते हैं। पर ध्यान रखना, इलीगल इनकम टैक्सेबल है। स्मगलिंग बिजनेस बहुत बार दिखाया गया, क्रेडिट किया होता है इनकम को, बट इलीगल एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं है। जैसे आपने कोई कानून तोड़े, उसकी पेनल्टियां आपको लग रही हैं, आप ब्राइब दे रहे हो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, उसकी डिडक्शन नहीं है, क्योंकि वो इलीगल एक्सपेंस है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, illegal income is fully taxed but illegal expenses are not allowed as deduction, illegal expenses are not allowed as deduction। फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे आ जाए फटाफट। सेक्शन 145 ये कहता है कि पीजीबीपी के अंदर जो इनकम कंप्यूट करनी है या अदर सोर्सेज के अंदर जो इनकम कंप्यूट करनी है, उसमें आपको चॉइस मिलेगी। कैश बेसिस पे भी हो सकती है, मर्केंटाइल पे भी। ध्यान से अकाउंट्स वाली बातें ना करना, फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन की, वो एएस जब रिवाइज कराऊंगा तब सुनूंगा। यहाँ पे पीजीबीपी में ये कहा गया है कि आप अपना मेथड ऑफ काउंटिंग कैश भी रख सकते हैं, बाकी मर्केंटाइल तो रख ही सकते हैं, ये आप पे है, इच्छा आपकी है। अब सेक्शन 28 बेसिकली इसलिए होता है कि वो बताता है कि कौन कौन सी इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी। पहला पैरा भाई आप पढ़ेंगे, उसमें मेरे बताने वाला कुछ नहीं है, कॉम्पोजिशन ये वो अभी नहीं शुरू करना, पहले कोई लाइट सा स्टार्ट करते हैं ये चीज। देखो जी, बेनिफिट या पर्क्स, पर्क्स नॉर्मली हम कहते हैं जी ये तो सैलरी में होंगे,
पर अगर पर्क्स अराइज हो रहे हैं इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन तो टैक्स होंगे बिजनेस इनकम की तरह। जैसे आप एक डीलर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपने कंपनी के कोई टारगेट मेट किए, वो आपको टूर एंड ट्रेवलिंग पे ले जा रहे हैं, वो आपको एप्पल का आईफोन दे रहे हैं, ये सब भाई पर्क्स राइजिंग इन कोर्स ऑफ बिजनेस है। इन पे टैक्स लगेगा, ये इनकम आपकी बिजनेस की ही मानी जाएगी, ध्यान ये रखना। फिर सर ये सबसे सॉलिड पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर है उसे जो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन मिल रहा है, भाई वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की जो सैलरी होती है, जैसे हम कहते हैं ना, अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशन हो तो सैलरी इनकम कहाँ टैक्स होती थी? इनकम अंडर दी एट सैलरी। फर्म और पार्टनर, इन दोनों में इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशन ये वाला नहीं होता। तो जो आप पी एंड एल अप्रूव में +2 के जमाने से सैलरी आईओसी इनको देते आ रहे हो, पार्टनर्स को टैक्स लगना है, नॉट एज देयर इनकम अंडर दी एड सैलरी बट इनकम अंडर दी एड पीजीबीपी। अब इसमें एक कैच है, पार्टनरशिप फर्म कोई भी मनचाही सैलरी, कमीशन, रेमुनेशन नहीं दे सकती पार्टनर को। उसका एक सेक्शन है, लिमिट्स फिक्स्ड है। 40 स्मॉल बी, अगर मैं ये प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, फर्म ने मान लो 20 लाख की रेमुनेशन दी पार्टनर को, पर 40 स्मॉल बी की लिमिट्स के अकॉर्डिंग ये रेमुनेशन अलाउड ही सिर्फ 13 लाख। मतलब फर्म 20 लाख रुपए माइनस करना चाहती थी अपने प्रॉफिट में से, कितने माइनस करने दिए? 13। पार्टनर के पास इनकम उतनी बनेगी जितनी फर्म को डिडक्शन मिलेगी। दोबारा सुन लो, जितना फर्म को डिडक्शन अलाउ होगा उतना ही पार्टनर के पास इनकम बनेगा। अगर 20 लाख पे किए पर डिडक्शन कितना अलाउ हुआ? 13, तो पार्टनर के पास 13 इनकम बननी है। कोई डबल टैक्सेशन नहीं ना हो सकती। यहाँ खर्चा 13 माइनस किया, वहां इनकम 20 बना दोगे तो 7 लाख पे तो 2 बार टैक्स लग गया, यहाँ डिडक्शन ना देके और वहां इनकम बढ़ा के। तो सिंपल है, whatever is allowed as per the limit of 40 small b, that will be taxed in the hands of the partner as PGBP। अब जैसे यहाँ एक सिंपल एग्जांपल लिया हो उन्होंने इंटरेस्ट का, आईओसी में सर देखिए जो रूल है वो ये है कि 12% अलाउ होता है। तो अगर आप फर्म है और पार्टनर को 20% आईओसी दे देते हो, डिडक्शन तो मिलनी है 12, तो 8% फर्म के पास डिसअलाउ होगा। अब आप बात करो पार्टनर की, सर पार्टनर के पास 12 टैक्स होगा, जितना फर्म को डिडक्शन मिलेगा उतने पे पार्टनर टैक्स देगा। देन अगेन अगला पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10(2)(a, ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी, कमीशन, रेमुनेशन वो तो आपने सुन लिया, जितना यहाँ अलाउ हुआ उतना वहां पे टैक्स हो गया। पर पार्टनरशिप फर्म एंड में क्या करती है? प्रॉफिट को बांट देती है पार्टनर्स में। सर इनकम टैक्स में प्रॉफिट ऐसे बढ़ता है, पहले सारी अलाउबल डिडक्शंस होती हैं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है फर्म के पास, उसके बाद सरकार इनसे टैक्स लेती है जो कि फ्लैट 30% होता है। उसके बाद बचे हुए पैट को ये किसी भी एबीसीडी में बांटे, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, पूरे पे टैक्स आ गया मुन्ना। अब ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म है, दिस इज एग्जाम्ड इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर अंडर सेक्शन 10(2)(a। रोज के रोज शॉर्ट नोट्स बनाने, और जो बच्चा अच्छे से काम करेगा उसकी फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को भेजेगा। शाबाश बेटा, 10(2)(a में एग्जाम्प्ट है, ये भी समझा दिया आपको। अब यहाँ आती है जी नॉन कम्पीट फीस। टाइम थोड़ा थोड़ा रहेगा इसलिए फास्ट होगा। नॉन कम्पीट फी मिलती है बेटा आपको बिजनेस ना करने की। मतलब आपका कॉम्पिटिटर कहता है ये ले 1 करोड़ रुपया, ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर दे, ये पेटेंट किसी और को ना दियो, ये ना करियो, वो ना करियो, मतलब काम ना करने के पैसे मिलते हैं। लंबी कहानी है, पहले ये मानते होते थे कि ये कैपिटल सीट है, टैक्स नहीं होगी, फिर अमेंडमेंट बहुत साल पहले हुई और स्पेशली कहा गया कि नॉन कम्पीट फीस भी बिजनेस इनकम है। तो आपकी ये सारी कहानी में ये लिखा है। फिर उसके बाद जी अगर आप की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हो और उसमें एम्प्लॉयर के तौर पे आपको कोई पैसा मिलता है, वो भी आपकी पीजीबीपी की इनकम है। फिर भाई ये चीज, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन एज कैपिटल एसेट। अभी पिछले चैप्टर में 45(2) समझ के आए हो, ये वो नहीं है, उससे रिवर्स है। अब जो चीज आपकी इन्वेंट्री होती थी उसको आपने कैपिटल एसेट बना लिया। जैसे मान लो आप रियल एस्टेट वाले लाला जी हो, आपने ऑफिसेस बनाए, टावर बनाए कि बेचेंगे, 5 ऑफिस बिके ही नहीं, इन्वेंट्री थी आपके पास 5 ऑफिस की, बिकी नहीं, तो आपने कहा चलो यार खुद का दफ्तर बना लेते हैं, यहाँ पे स्टाफ बैठ जा करेगा। तो 5 बिल्डिंग्स जो पहले इन्वेंट्री की तरह सेल पे लगा रखी थी, अब क्या बन गई है? कैपिटल एसेट। तो इनकम टैक्स वाले पीजीबीपी के एंगल से इसे सेल ही मानते हैं, इसकी एफएमवी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन हो गया इन्वेंट्री का किस में भाई? किस में कन्वर्जन हो गया इन्वेंट्री का? कैपिटल एसेट में। तो एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी योर इनकम। 35(AD) जब आएगा तो उसकी बात छेड़ेंगे।
बाकी जो ये बीच में स्किप किए थे सर, ये जो कॉम्पनसेशन वाला है बाद में, ये अभी दिखाता हूँ। सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े जो फायदे होते हैं ना, वो आपकी बिजनेस इनकम माने जाते हैं। कौन कौन से? जैसे आपके पास इंपोर्ट एंटाइटलमेंट है, इंपोर्ट्स कर सकते हो, इंपोर्ट कोटा भी कहते हैं, आपको नहीं करना, किसी को बेच दिया, तो उस पे जो भी प्रॉफिट होगा पीजीबीपी इनकम है। फिर अगर आप एक्सपोर्टर हो और इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट कह रही है बेटे प्राइस कम रख ले, प्राइस कम रख ले, आपको कुछ कैश दे रही है उसके बदले में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, तो भैया एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो भी कैश सब्सिडी आई वो आपकी इनकम है। फिर अगर आपको कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का ड्रॉबैक मतलब रिफंड की तरह पैसा आता है, तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम है, ये ध्यान रखना भाई। टफ पेपर में वो यहाँ से पॉइंट निकालते होते हैं। देन उसके बाद जी अगला जो है ना, वो आपने बहुत बार सुना हो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में, कि स्पेकुलेशन का जो लॉस होता है वो सिर्फ स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होता है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आती होती है कि ये ट्रांजेक्शन स्पेकुलेटिव नहीं है। इनका मतलब ये है कि अगर इनमें आपको लॉस हो गया तो वो नॉर्मली माना जाएगा। जैसे अगर आपने हेजिंग की थी रॉ मटेरियल या मर्केंटाइज के प्राइस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट, तो हेजिंग के दौरान जो लॉस हुआ वो नॉर्मल बिजनेस लॉस है। ऐसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये हमने एस 11 में देखा करेंसी वगैरह के लिए, डेरिवेटिव्स वगैरह, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इनमें जो भी लॉस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, स्पेकुलेशन नहीं माने जाते। फिर उसके बाद जी अगला सेक्शन आता है 29, जो बताता है जी बिजनेस इनकम कंप्यूट कैसे होगी। देखो 28 में होता है स्कोप ऑफ इनकम, 29 होता है मैनर ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन बेसिकली। फिर 30 से 37 तक होते हैं खर्चे, कि जो आपको अलाउ होंगे। खर्चे समझने का मतलब कि वो पी एंड एल दे देगा अकाउंट्स वाला, उसमें तो उसने अनाप शनाप खर्चे डाले होंगे। आपको सेक्शन 30 से लेके 37 तक पूछना होगा कि क्या ये खर्चा अलाउ हो सकता है। तो एक खर्चा आज देख लेते हैं फटाफट से। सेक्शन 30, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। जो बिल्डिंग आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो उसके किराए की बात हो रही है, उसके म्यूनिसिपल टैक्सेस की बात हो रही है, और रिपेयर मेंटेनेंस। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जगह की जरूरत होती है, जगह का किराया सबसे पहले आपके सामने है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रखूंगा। अगर भाई आपने प्रेमाइसेस किराएदार के तौर पे, टेनेंट के तौर पे ऑक्यूपाई किए हैं, ऑब्वियस आपको रेंट की डिडक्शन मिलेगी, और रिपेयर्स की जिम्मेवारी भी अगर आपने ली है तो रिपेयर की डिडक्शन भी आपको मिलेगी। फिर अगर आप ओनर हैं, अगर आप ओनर हैं और अपनी बिल्डिंग से बिजनेस चला रहे हैं, किसी भी तरह के नोशनल रेंट की डिडक्शन नहीं होगी, किसी भी तरह के नोशनल रेंट की डिडक्शन नहीं होगी, याद रखो। ऐसी बिल्डिंग जो अपने खुद के बिजनेस में यूज होती है ना, हाउस प्रॉपर्टी उसे पूछती है, वहां हम नोशनल इनकम को टैक्स नहीं करते, यहाँ हम नोशनल रेंट को डिडक्ट नहीं करते। बट अगर एक फर्म बिजनेस चला रही है एक ऐसी बिल्डिंग में जो पार्टनर की है, फर्म की नहीं है, पार्टनर की है, तो फर्म जो पार्टनर को रेंट पे कर रही है वो डिडक्शन हो जाएगी। पर ध्यान ये रखना होगा, पार्टनर वहां रिलेटिव होगा, तो 40A2 में ज्यादा रेंट ना देना। रिपेयर की वही कहानी है कि भाई अगर ओनर खुद ही करवा रहा है, खुद ही वहां बिजनेस कर रहा है, रिपेयर की डिडक्शन दे दो। किराएदार ने ऑब्लिगेशन उठाई है कि मैं रिपेयर करवाऊंगा और वो रिपेयर करवा रहा है, डिडक्शन दे दो। बाय डिफॉल्ट रिपेयर लिख के आए भाई, डिडक्शन दे ही देना। बाकी जी यहाँ पे वो कहानी करेगा कि कैपिटल नेचर के खर्चों की डिडक्शन नहीं होगी। साथ में वो कहेगा अगर बिजनेस का पार्ट यूज आपने बिजनेस के लिए किया, सॉरी प्रेमाइस का पार्ट यूज फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर अदर, तो जितना हिस्सा बिजनेस में यूज हुआ, 1/3 बिजनेस में यूज हुआ है, तो सारे खर्चों का 1/3 अलाउ करना। ये प्रोपोर्शनेट करने आएगा बार बार सेक्शन 38, तो इसको ध्यान में रखने का है। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ो, यहाँ तक के पेज आपको खंगालने में टाइम लगेगा। मैं तो 10-15 मिनट में आपको मेन मेन चीजें बता दी हैं। बाकी जी फिर कल देखेंगे, अभी के लिए डन है।